नमस्ते दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कुछ संघर्षवादी और पश्चिमी थिंकर्स से, जो अब तक विभिन्न एग्जामों में विभिन्न राज्यों में पूछे गए प्रश्न हैं। उससे परिभाषा और कथन पे आधारित प्रश्न हैं। इसमें हम देखते हैं कि आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं। तो जब आर्थिक संकट की बात करते हैं, आर्थिक संकट के समय बढ़ती हुई आत्महत्या की बात करते हैं, तो उस आत्महत्या का जो प्रकार बनेगा वो अस्वाभाविक आत्महत्या कहलाएगा। दुर्कheim के अनुसार आधुनिक समाज में कानून काम करता है, प्रतिकारी कानून काम करता है आधुनिक समाज में। योग्यतम की जीवटता का सिद्धांत योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत किसने दिया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है जी इसको। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि जिस तरह से योग्य जीवित या योग्य जो जीव जंतु के बारे में इन्होंने अरस्तु से इस सिद्धांत को लिया और बताया कि जैसे आपने सुना होगा कि छोटे मछली बड़े मछली को खा देते हैं, या फिर जो हर एक जो जीव जंतु है वो दूसरा उससे बड़ा जीव जंतु के एक भोजन है या उनके शिकार है कहना चाहिए। लेकिन इसमें अपने आप को कैसे बचाएं और या अपने आप को सुरक्षा दें और अपने आप को कैसे जीवित रखें, ये बताता है कि इस दुनिया भी या समाज भी जो है इसी तरह के यहाँ भी व्यवस्था होती है। यहाँ भी बड़े लोग छोटे लोगों को दबाते हैं, बड़े लोगों के द्वारा शोषण होता है और अपने आप को छोटे लोग जो है कई बार उनको जो है संघर्ष का जिंदगी जीना पड़ता है। लेकिन इसमें अपने आप को योग्य बनाने की क्षमता, अपने आप को जीवित रखने की क्षमता होना आवश्यक है, तभी उनका जीवन जो है एक प्रकार से उसका जो जिंदगी हो जी पाएगा। आपने एक उदाहरण से इस बात को समझाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि गिरगिट की तरह रंग बदलता, तो दरअसल गिरगिट रंग बदलता क्यों है, उसको रंग बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो भाई देखिए, जैसा अगला उनका शिकार रहता है, जो उनको शिकार करने वाला है, उसी के कलर में उसी के रंग में उनको ढलना पड़ता है ताकि उनको लगे कि ये मेरे प्रजाति के या मेरे जाति के जीव हैं या जंतु हैं, इसलिए वो उनका शिकार नहीं करता, उसको भोजन नहीं बना पाता है। तो ठीक इसी तरह ये क्या बता रहा है कि हमको इस दुनिया में जीना है तो हमको हर स्थिति हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ता है और हमको जीना पड़ता है, तब वो आदमी जो है एक लंबी जिंदगी या उनके जो आयु है वो जी पाएगा। या हम सोचेंगे कि इस दुनिया में तो कुछ अच्छा ही दिख नहीं रहा है, चारों तरफ समस्याएं हैं, अंधेरापन है, तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, तो लोग क्या करते हैं बीच में आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया, उसमें उस जीवित रहने की योग्यता को वो खो देता है, या परिस्थिति स्थिति बिगड़ने के बारे बिगड़ता है, तब वह जो है अपने आप को उसके अनुसार सामना नहीं कर पाता या जीवित नहीं रह पाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर इस बात को बताता है और यह सिद्धांत अरस्तु जीव विज्ञान से लिया गया है कि क्योंकि जीवों में देखा गया है कि जीव अपने से दूसरे जीव को बचने के लिए, उससे भोजन होने से पहले वो अपने आप को बड़ी चौतराई से जो है अपने आप को बचा के रखता है और वो जिंदा रहता है। और जो जी गया उसी का फिर परिवार, उसी का फिर कहना कहिए परिवार बन रहा है और वही विकसित हो रहा है, फल फूल रहा है। और जो पकड़ में आ जाता है, जो शिकार हो जाता है, वो उसका जीवन वहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस तरह से इस बात को हम समझ सकते हैं। योग्यतम का या की जीवितता का सिद्धांत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न आ चुका है। द्विंद को दो भागों में बांटा है, कौन कौन सा? एक वास्तविक द्विंद और दूसरा है अवास्तविक द्विंद। द्विंद मतलब क्या बोलेंगे? संघर्ष। संघर्ष को ही हम द्विंद कहते हैं। तो संघर्ष को दो भागों में बांटा किसने? एक वास्तविक और एक अवास्तविक। तो किसने बांटा है? लेविस कोचर ने बांटा।
ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 की पूछे गए प्रश्न है और यूजीसी नेट में भी यह प्रश्न कई बार आ चुका है। तो द्विंद में यहाँ पे ध्यान देंगे संघर्ष ही, संघर्षवादी से कहीं हम प्रश्न देख रहे हैं। तो संघर्ष में दो भागों में बांटा, एक वास्तविक संघर्ष और एक अवास्तविक संघर्ष। तो किसने बांटा है संघर्ष को दो भागों में, वास्तविक और अवास्तविक? लेविस कोजर ने बांटा है। आगे बढ़ते हैं। संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। तो फिर से इसी का प्रश्न आ गया लेविस कोजर का, जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया है और सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में भी यह प्रश्न आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछे जा रहे प्रश्न है वो आप तैयारी करके रखिए। कहीं भी किसी भी अन्य राज्यों के एग्जाम में भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। तो कौन देखता है? लेविस कोजर देखता है। कैसे, क्या बोलना चाह रहा है कि जो संघर्ष है यह तनाव में प्रबंधन करने के काम करता है। इसकी हमने इन्होंने बताया कि संघर्ष से समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या सकारात्मक भूमिका निभाती है। तो ये बताना चाहता है इसी बात को, इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से पूछा गया है। संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। कौन देखता है? लेविस कोजर देखता है। आगे बढ़ते हैं। पेरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होती है। तो पेरेटो की क्रिया को तार्किक और अतार्किक दो क्रिया पर इन्होंने बात किया है। और ये तार्किक क्रिया किस पे लागू होता है? तो व्यक्तिगत तार्किक क्रिया पे लागू होता है। दूसरी चीज उद्देश्य परक तार्किक क्रिया। ये तार्किक क्रिया इन्होंने तार्किकता के सिद्धांत दिया है और तार्किकता को जो है दो प्रकार बताए, एक तार्किक अतार्किक। तार्किक के इनके इस तार्किक क्रिया किस पे लागू होता है? किन दो बातों पे या दो घटनाओं पे लागू होता है? तो व्यक्ति परक तार्किक क्रिया और उद्देश्य परक तार्किक क्रिया, इन दोनों में पेरेटो की तार्किक क्रिया लागू होती है। यह यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्न में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर प्रयोग करता है। तो देखिए ये जो मैक्स वेबर हैं इन्होंने विवेकीकरण का अवधारणा दिया है और इन्होंने बताया कि इसके लिए साध्य और साधन विवेकीकरण पद का प्रयोग किया है। विवेकीकरण के लिए मैक्स वेबर ने साध्य और साधन पद का प्रयोग किया है। देखिए कोई हम साध्य होता है और उसका साधन होता है। मान लो मैं एक साध्य है, मेरा एक इच्छा है या मेरा लक्ष्य है या मेरी सपना है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, तो ये मेरा साध्य हो गया। और साधन क्या है? इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगी, ढेर सारी किताबें पढ़ना पड़ेगी, मुझे बहुत ज्यादा इसके लिए बहुत कुछ को त्यागना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और ये सब क्या बता रहे हैं? साधन बता रहे हैं। हमको ढेर सारे स्टडी मटेरियल स्टडी करना पड़ेगा, देर रात जागना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, दोस्ती यारियों से दूर रहना पड़ेगा। ये सब क्या कर रहे हैं? हम साध रहे हैं, साध्य के लिए साधन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने विवेकीकरण के लिए साध्य और साधन की बात करता है। सारे प्रश्न पूछे गए, इन सबको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारा डिस्प्ले में शो हो रहा है। आप देख लेंगे कि किस प्रश्न को कौन से एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है। तो मैक्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया कौन सा है जी? तो भौतिक जीवित के लिए उत्पादन। इन्होंने जो है जो ऐतिहासिक भौतिकवाद ऐतिहासिक क्रिया पे बात किया है। इन्होंने जो है बताया कि इस दुनिया में या इस पृथ्वी पे जो घट हो रही है या कोई घटना घटित होता है वो भौतिकता है, वो भौतिक के लिए है। और भौतिक जीवित होने के लिए उत्पादन, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कौन करता है? मार्क्स करता है। और इस बात को याद रखेंगे, जहां पर मोड ऑफ प्रोडक्शन भौतिक जीवित के लिए उत्पादन के बात का आएगा तो कॉलम मार्क्स का है। आज बांध करके आप इसको उत्तर लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर
वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती है। तो वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं किस पे निर्देशित होती है? अर्थ और प्रेरक पर। इनका क्रियाएं, एक्शन, सोशल एक्शन की बात करता है मैक्स वेबर। अब एक्स क्रियाएं क्या है इसके अर्थों में कि देखिए, कोई भी क्रियाएं को हम सामाजिक क्रिया नहीं मानेंगे। सामाजिक क्रिया तब होगी जब उसका कोई एक मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है और उससे कोई ना कोई प्रभावित हो रहा है, किसी न किसी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है वह क्रिया। तो एक तो अर्थ होना चाहिए, उस क्रिया का कोई अर्थ निकलना चाहिए उस क्रिया से, उस घटना से, और दूसरा उस घटना से या क्रिया से कोई दूसरा जो है प्रभावित होना चाहिए या दूसरे को प्रेरणा मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अर्थ और प्रेरक द्वारा जो है वेबर के जो मानव क्रियाएं हैं उनको समझा जा सकता है। फिर आते हैं हम व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। बहुत बढ़िया, ये अच्छे प्रश्न है। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं के साधन और साध्य संदर्भ के रूप में अंकित किया है। तो देखिए, प्रश्न को समझना है। अभी हमने साध्य और साधन की बात किए हैं, लेकिन किसके लिए किए हैं? तो यहाँ पर देखिए, साधन और साध्य की बात कौन कर रहा है? मैक्स वेबर। किसके लिए? विवेकीकरण के लिए इस पद का प्रयोग क्या है। और यहाँ भी हमको साधन और साध्य मिल रहा है, तो इसी को, ऐसी जो प्रश्न है उसी को हमको जो है अच्छे से समझना है। अगर हम कंफ्यूज हैं, हमारा अवधारणा स्पष्ट नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं हमारा उत्तर गलत होने की संभावना है। इसलिए जो है हमको कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है कि दोनों अलग अलग थिंकर हैं और दोनों के जो कथन है उसमें अंतर है। ये व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के आधार पर साधन और साध्य के संदर्भ में बात करता है। तो ये हो गया पैरेटो। इसके कौन बात करता है? पैरेटो बात करता है। साधन और साध्य किसके संदर्भ में? व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव और हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। याद रखेंगे, मैंने कई बार बोला है कि आपको हिंदी और इंग्लिश याद रखना है। कुछ चीजों में आपको हिंदी इंग्लिश को ध्यान देना जरूरी है। भले आप इंग्लिश के एक्सपर्ट मत बनो, इंग्लिश आपको आता नहीं, लेकिन कुछ चीजों को समझने के लिए आपको इंग्लिश का होना आना जरूरी है। तो व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में साधन और साध्य की बात पैरेटो करता है। और विवेकीकरण के लिए मैक्स वेबर ने साधन और साध्य या साध्य साधन का पद का प्रयोग किया है। दोनों अलग अलग बातें हैं ना जी। यहाँ पे विवेकीकरण बात कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो इससे हम अंतर दोनों में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तर्क संगत और अतर्क संगत, ये पैरेटो की क्रियाएं हैं। पैरेटो ने जो एक्शन क्रिया के बारे में बात किया वो तार्किक और अतार्किक, मैंने इसके पहले बताया यहाँ पे। देखिए, पैरेटो के तार्किक क्रिया पर कि एक इन्होंने तार्किक क्रिया बताई और एक अतार्किक क्रिया बताया। तो तर्क को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक तार्किक क्रिया और एक अतार्किक क्रिया। और इन किसने बांटा है इसको? पैरेटो ने बांटा है। दोनों प्रश्न मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का कहना अलग अलग है। तार्किक क्रिया किस पे लागू होता है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो व्यक्ति परक तार्किक क्रिया पे और उद्देश्य परक तार्किक क्रिया पे लागू होता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाओं में किसने बांटा या कौन, किसने इस अवधारणा को दिया है? तो पैरेटो ने दिया है। फिर आए गए सामाजिक स्थितिकी की अवधारणा। कई बार प्रश्न रिपीट हो गया है जी। सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी किसने बांटा है समाज को? तो अगस्ट काम्टे ने बांटा है। अगस्ट काम्टे का है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप है। समझे, प्रश्न को समझना है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के सिद्धांत दिया है, आप समझ में पा रहे होंगे। पिछले क्लास में भी मैंने इस बात को बताया। द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, इनकी एक किताब है, श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। और उसी से प्रश्न को जो है
पूछ रहा है कि दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप है। तो अमान्य प्रारूप कौन कौन से है? विशृंखल श्रम विभाजन, दूसरा आरोपित श्रम विभाजन और तीसरा एक अमान्य प्रारूप। एमपीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही के विकास, यस नौकरशाही जहां पर मिला, कहीं भी आपको नौकरशाही दिख रहा है प्रश्न में, आप उसको जो है मैक्स वेबर लेंगे उत्तर। नौकरशाही को ही हम अफसरशाही बोलते हैं, इसी को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और नौकरशाही की एक अच्छी अवधारणा या उसका आदर्श नौकरशाही क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैक्स वेबर ने एक अच्छी व्याख्या की है, एक आदर्श मॉडल दिया है नौकरशाही का, कि नौकरशाही में क्या क्या होनी चाहिए, कैसे उसका जो है चरण होने चाहिए, किस तरह से उसमें कार्य होना चाहिए, पद में कैसे होना चाहिए, सारी व्यवस्था इन्होंने नौकरशाही पे दिया है। तो मैं केवल नौकरशाही शब्द को ही सुन करके देख करके मैक्स वेबर को ले सकता हूँ उत्तर। अगर ज्यादा है तो मुझे समझना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। पर हम नौकरशाही में की बात करते हैं तो वेबर ही है, उनका ही एक कॉन्सेप्ट है, उनका ही एक सिद्धांत है नौकरशाही। ये देखिए यहाँ पे आ गया, नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है? तो अभी हमने पढ़ा, मैक्स वेबर ने दी है। चलिए फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। विविधता पर आधारित एकता को दुर्खिम विवेचित करता है। तो विविधता पर आधारित एकता को हम क्या कहेंगे? सावयवी एकता कहेंगे, सावयवी एकता बोलेंगे, क्योंकि यह विविधता पर आधारित होती है। हम एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, भले हमारा काम अलग अलग हो सकता है, इसके बावजूद भी जब हम मिल के रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो उसे सावयवी एकता कहते हैं। दुर्खी में दो प्रकार की एकता की बात कही है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। दोनों में अलग अलग कानून काम करता है, इससे भी प्रश्न हमने देख लिया। तो यहीं पर ही हमने 2-3 क्लासों में ही लगभग 20-25-30 के जो प्रश्न हम देख रहे हैं, उतने में ही हमको कई प्रश्न हमको पुनरावृत्ति रिपीट होते हुए बार बार प्रश्न को पूछा जा रहा है। इससे क्या समझ में आता है कि जो प्रश्न पूर्व में पूछा गया है, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, वह प्रश्न को दोबारा पूछने की संभावना बनी रहती है। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है। तो मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत किस पे आधारित है? वर्ग संघर्ष पर आधारित है जी। मार्क्स का जो संघर्ष सिद्धांत है वो वर्ग संघर्ष पे है। उन्होंने बताया कि आज तक का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और उन्होंने 5 युग में बांटा है, 5 युग में। और पांचों युग में बताना चाहिए कि प्रत्येक युग में 2 वर्ग रहे और दोनों वर्ग के बीच में संघर्ष होता आया है। तो इस तरह से संघर्ष का इसका मुख्य जो सिद्धांत के बेस जो बोले वो वर्ग संघर्ष पे है, क्लास संघर्ष पर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोजर ने संघर्ष के 2 प्रकारों के मध्य विभेद किया है। ये प्रश्न भी हमने ऊपर पहले पढ़ाया, देखिए वो प्रश्न फिर यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो कोजर ने संघर्ष का 2 प्रकार बताया है, मैंने अभी उसके विषय पे बात किया है। कौन कौन सा? एक वास्तविक संघर्ष की बात करता है ये, और एक अवास्तविक संघर्ष के बारे में बात करता है। तो कोजर ने संघर्ष का 2 प्रकार बताया है, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म की अपनी व्याख्या में पवित्र और अपवित्र या लौकिक साधारण के मध्य अंतर स्थापित किया है। तो धर्म में की व्याख्या के लिए दुर्खिम ने पवित्र और लौकिक के मध्य अंतर स्थापित किया है। मतलब धर्म को इन्होंने 2 प्रकार में बांटा है, एक पवित्र और दूसरा है लौकिक या साधारण।
दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या नहीं है। क्या आत्महत्या नहीं है जी? स्वाभाविक आत्महत्या। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं और उसमें ये वाला शामिल नहीं है। अपने संघर्ष सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो संघर्ष सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? डेरेनडार्फ जाना जाता है। ऑप्शन में से निकाला है जी, यहाँ पे हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट हम उत्तर को देख रहे हैं। तो जो उत्तर है, मान लो ऑप्शन में डेरेनडार्फ ही रहा होगा संघर्षवादी में, बाकी 3 ऑप्शन में जो है कोई दूसरा होगा, प्रकारवादी या उत्तर आधुनिकतावादी या और कोई में से किसी थिंकर का नाम रहा होगा। केवल डेरेनडार्फ उस जगह में संघर्षवादी रहा होगा, तो उन्होंने डेरेनडार्फ को लिया है। संघर्ष सिद्धांतकारों का चिंतक समूह है। ऐसे कौन कौन से संघर्षवादी हैं, उनको बताना है। तो ऑप्शन में से दिया गया होगा, 3-3 का जोड़ी बना के 4 ऑप्शन दिया है। इसमें एक ऑप्शन में है रेजनहोफर, मार्क्स और डेरेनडार्फ। ये तीनों संघर्ष सिद्धांतकार हैं। काम्टे के सामाजिक परिवर्तन की योजना का भाग है। तो काम्टे का सामाजिक परिवर्तन की योजना का भाग क्या है जी? 3 स्तरों का नियम। यहाँ पे काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन को 3 भागों में, या सामाजिक के जो बौद्धिक विकास है उसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष स्तर। ये भी प्रश्न अभी हमने 2 क्लास में रिपीट कर लिए, कई बार हो गया, 2-3 बार अभी मिल गया। दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत लिखे हैं। तो दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति पर सिद्धांत दिया है, लेकिन किस बुक में दिया है ये पूछ रहा है। किसमें, किस बुक में दिया है, किस रचना, कौन सी उसकी रचना में धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को लिखा है? तो इनके एक किताब है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ किताब में धर्म की उत्पत्ति संबंधित बातें दुर्खिम ने करी है। इस पुस्तक के नाम को याद रखें। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। तो कौन सा सर्वाधिक आदिम प्रकार है? टोटमवाद। दुर्खिम का कहना है, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है, ये भी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, अभी हम पढ़ते जाएंगे तो, कि इन्होंने जो धर्म की उत्पत्ति संबंधी अध्ययन किया है वो ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया है, और उन्होंने पाया कि जो धर्म की उत्पत्ति है वो किसी टोटमवाद से माना जाता है, किसी टोटमवाद से माना जाता है। टोटमवाद है क्या? तो टोटमवाद को हम समझ सकते हैं, इनका कहना है कि कोई विशेष कुल, विशेष उत्पत्ति या नस्ल किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे या किसी वस्तु से मानना ही टोटमवाद है। ये प्राचीन व्यवस्था से धर्म की उत्पत्ति है कि हर एक धर्म का कोई ना कोई कहना है कि हम लोग इस पेड़ हमारा वंशज है या कुल है, या उस पत्थर है या उस जीव से हमने हमारी जो है जाति बनी है या हमारा धर्म बना है, इस तरह से बताती हैं। तो धर्म का सर्वाधिक जो आदिम प्रकार है वो टोटमवाद है, ये दुर्खिम का कहना है। सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ का उल्लेख मिलता है। तो हम व्याख्यात्मक समझ के लिए क्या, वस्टहेन क्या है? मैक्स वेबर की सिद्धांत है। मैक्स वेबर ने इसके लिए, चूंकि वो खुद यहाँ का रहने वाला था जी, जापान, है ना, तो कहना चाहिए उन्होंने वस्टहेन के लिए का हिंदी ही व्याख्यात्मक समझ है। और व्याख्यात्मक समझ वस्टहेन क्या बताता है कि सामाजिक कोई भी घटना या क्रिया है तो उससे एक अर्थ निकलना चाहिए, उसका कोई एक दूसरे को प्रभावित करना चाहिए, एक दूसरे को सीखने के लिए वो घटना जो है कहना चाहिए प्रभावी है। तो उसी के इन्होंने वस्टहेन शब्द दिया है, जिसको हम व्याख्यात्मक समझ की बात करते हैं। पेरेटो के अनुसार तार्किक कार्रवाई है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न फिर रिपीट हो गया यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में, है ना। अभी हमने पढ़ा
पेरेटो का तार्किक क्रिया किस पे लागू होता है करके। और यहाँ पे पूछ रहा है पेरेटो के अनुसार तार्किक कार्यवाही क्या है, तो हमने देखा है कि इन्होंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो बातें कही है। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध जो मेल खाता है। तो इन्होंने साध्य और साधन के बारे में बात करते हुए व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ को समझाया है। फिर आता मैक्स वेबर से संबंधित प्रश्न। पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो मैक्स वेबर ने जी पूंजीवाद पर इन्होंने लेख लिखा है प्रोटेस्टेंट धर्म को लेकर के। इनका किताब है प्रोटेस्टेंट इथिक्स ऑफ, उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को लेकर के इस पे बात किया है कि कैसे प्रोटेस्टेंट धर्म से पूंजीवाद का विकास या पूंजीपति हुए लोग करके इन्होंने धर्म के प्रभाव को पूंजीपति में वृद्धि होने के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। इन्होंने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का भी अध्ययन किया है। ये भी प्रश्न आपको मिल जाएगा, इस तरह के प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो इन्होंने ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया है इसके अध्ययन के लिए। पूंजीवाद की प्रवृत्ति को समझने के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन किया है, क्योंकि इन्होंने बताना चाहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि विश्व के 6 धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया। तो क्या तुलनात्मक तो अध्ययन किया है, एक दूसरे धर्म को कंपेयर करके इन्होंने बताया है कि किस तरह से पूंजीवाद की प्रवृत्ति जो प्रोटेस्टेंट धर्म के समुदाय है उनमें पाया जाता है। कार्ल मार्क्स के लिए लंपट, एक हम लोग छत्तीसगढ़ी में भी इस तरह के एक गाली के लिए शब्द उपयोग करते हैं, लंपट सर्वहारा से अभिप्राय है। तो कार्ल मार्क्स ने ये जो शब्द दिया है लंपट सर्वहारा, इसके लिए दिया है जी भिक्षुक और असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व जो छोटे अपराधी हैं उनके लिए इस शब्द का उपयोग किया है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। क्या शब्द? लंपट सर्वहारा। किसके लिए किया है? भिक्षुक के लिए, जो भिक्षावृत्ति मांगते हैं। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, संगठित नहीं मजदूर है लेकिन उनमें संगठन नहीं पाया जाता है, असंगठित है। और जो छोटे अपराधी हैं उसके लिए कार्ल मार्क्स ने लंपट सर्वहारा वर्ग का शब्द दिया है। आगे बढ़ते हैं। अतार्किक क्रिया की अवधारणा फिर आ गया भैया। तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। कौन बात करता है? पेरेटो बात करता है जी। तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, ठीक, पेरेटो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न रिपीटेड है, बार बार प्रश्न को देख रहे हैं हम उसी प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया। अब तक हमने पढ़ा है 3 तरह के आत्महत्या, 3 प्रकार आत्महत्या के, लेकिन इन्होंने एक और प्रकार बताया है, एक चौथा प्रकार भी बताया है, जिसको क्या बोलते हैं? भाग्यवादी आत्महत्या। हम तो ये अहमवादी, परार्थवादी और आदर्श हिंसावादी या अप्रतिमानित आत्महत्या इनको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक और प्रकार है क्या? भाग्यवादी आत्महत्या। क्या होता है कुछ? अरे उसके भाग्य में वही लिखा था, है ना। तो इस तरह के शब्द जब उपयोग करते हैं ऐसे आत्महत्या के लिए, भाग्यवादी आत्महत्या। डेरेनडॉर्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सीजीपीएससी में भी यह प्रश्न आ गया है जी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। डेरेनडॉर्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता। तो पहले तो पूंजी का अपघटन, दूसरा श्रम का विभेदीकरण, तीसरा संघर्ष का विनिमय एवं संस्थारण या संस्थानकरण। तो पूंजी का अपघटन, विघटन नहीं अपघटन है, शब्द को समझिए। श्रम का विभेदीकरण पाया जाता है, यस, और संघर्ष का विनियमन पाया जाता है। तो ये डेरेनडॉर्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता है।
अब आता है साम्यवादी घोषणा पत्र। बहुत बार प्रश्न को पूछा गया है, बहुत बार। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1848 में प्रकाशित हुआ है। किसका है साम्यवादी घोषणा पत्र? कार्ल मार्क्स का है जी। कार्ल मार्क्स का साम्यवादी घोषणा पत्र नाम से एक प्रकाशित हुआ इनका पुस्तक। कब प्रकाशित हुआ? 1848 में प्रकाशित हुआ है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित होती है। यह सत्ता द्वारा संचालित समिति के पदों से हुई है। तो इस तरह के विचार कौन रखता है कि जो विकसित उत्तर पूंजीवादी समाज है उसमें वर्ग की उत्पत्ति सत्ता द्वारा हुई है। सत्ता के कारण से दो वर्ग में बढ़ गए, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग, मालिक वर्ग। तो इस तरह के वर्ग में बंटने का मुख्य कारण या आधार सत्ता को लेकर के है। तो सत्ता के द्वारा संचालित होती है, सत्ता द्वारा जो बंटा है। कौन बोलता है इस तरह के विचार रखता है? डेरेनडार्फ रखता है जी। तो डेरेनडार्फ ने बताया कि उत्तर पूंजीवादी समाज में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता के द्वारा हुई है या सत्ता द्वारा संचालित होती है। तो इस तरह की विचारधारा डेरेनडार्फ रखता है। तो चलिए अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, बातों को समझिए। आपके पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो समाज शास्त्र माई लक्ष्य करके है उसमें ये पीडीएफ मिली हुई है। बार बार इसको देखिए, समझिए और आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अच्छी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।